जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों एनडीए 1 2025 एंड सीडीएस 1 2025 के लिए ग्राउंड जीरो की टीम ने जो फ्री बैच स्टार्ट किया है, तो अब आज हम इसमें पॉलिटी की क्लास जो डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी पार्लियामेंट। ठीक है, ये जो फ्री बैचेस हमने स्टार्ट किए हैं, मैं ऑलरेडी इसमें जो पॉलिटी सब्जेक्ट से मैंने स्टार्ट किया था उसमें हम कहां तक पहुंच गए हैं, पार्लियामेंट वाले टॉपिक पे। मैंने आपको बेसिक्स कंप्लीट करा दिया, आपको मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करा दिया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करा दिया, मैंने उन पर कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस भी आपके संग डिस्कस कर लिए हैं, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 5 का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज पार्लियामेंट। ठीक है, अब देखो पार्लियामेंट जो है ये क्या है, आपको मैंने बेसिक्स क्लास में बताया था। इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। सेंटर में जो लॉ मेकिंग बॉडी है एक विधायिका है। इट इज अ काइंड ऑफ लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका। तो ये जो पार्लियामेंट है ये आती है, इट कम्स अंडर आर्टिकल व्हाट। अगर कोई पूछे कि ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में मेंशन किया गया है। और पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है। इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि देश को चलाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं, वो पार्लियामेंट में बनते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मैंने आपको बेसिक क्लास में ये मेंशन किया था, लेजिस्लेचर माने क्या होता है। ठीक है, पार्लियामेंट 79 में, पार्लियामेंट के 3 भाग हैं बेटा। पार्लियामेंट के 3 भाग हैं, एक प्रेसिडेंट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। सो दीज 3 आर द पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के बारे में कोई आपसे पूछे कि कौन से आर्टिकल में है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट कम्स अंडर आर्टिकल 52, लोकसभा कम्स अंडर आर्टिकल 81, राज्यसभा कम्स अंडर आर्टिकल 80। तो ये तो आर्टिकल्स की बात हुई। अब ये जो लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट का भाग है, व्हाट आर दीज, तो ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं दैट दीज टू आर हाउसेस। ये दोनों क्या हैं, ये हमारे पार्लियामेंट के हाउस हैं। हाउस का मतलब क्या होता है, सदन। दीज आर द 2 हाउसेस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, तो आप ये ध्यान रखना, अगर किसी लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेचर में, विधायिका में, लॉ मेकिंग बॉडी में अगर 2 हाउस होते हैं, तो इसको एक वर्ड से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइकैमरल। क्या बोलते हैं बेटा, बाइकैमरल। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है, 2, कैमरल माने हाउस, बाय माने 2, कैमरल माने हाउस। और अगर कहीं पर सिंगल हाउस है, अगर सिंगल हाउस है तो उसे कहते हैं यूनिकैमरल। क्या बोलते हैं, यूनिकैमरल। ठीक है, तो इन केस अगर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है दैट इज बाइकैमरल, क्योंकि 2 हाउस है। अच्छा, अब ये यूनिकैमरल का एग्जांपल क्या है, तो वो भी मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, तो आप कहेंगे 28 राज्य हैं। इन 28 में से अगर मैं 6 राज्यों की बात करूं, तो उन 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और बाकी के 22 राज्यों में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अब शायद आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर हम बात करते हैं इन 6 राज्यों की, तो ये 6 राज्य बाइकैमरल हैं, जबकि ये 22 राज्य यूनिकैमरल हैं। तो जिस राज्य में सिंगल हाउस है वो यूनिकैमरल, जिस राज्य में 2 हाउस हैं वो बाइकैमरल। हमारी पार्लियामेंट क्या है, बाइकैमरल। तो आई थिंक सो यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हुई बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन, टर्म, मेंबर्स, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, जो लोकसभा है, सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में समझते हैं। व्हाट इज दिस लोकसभा। इस लोकसभा को एक नाम से आप जानते हैं, लोअर हाउस, या फिर इसे ही कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लोकसभा। अब लोकसभा जो है, ये जो है लोअर हाउस है, इसके एक नाम इसका लोअर हाउस है और एक नाम इसका है हाउस ऑफ पीपल। अब लोकसभा कम्स अंडर आर्टिकल 81। जो लोकसभा है इसके जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट पार्लियामेंट
में लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है, और इसीलिए आप चाहे लोकसभा के मेंबर हो चाहे राज्यसभा के, यू विल बी कॉल्ड एज एमपी। ठीक है। अच्छा, अब लोकसभा जो है इसके इलेक्शन कैसे होते हैं, तो ध्यान रखना लोकसभा के इलेक्शन के बारे में समझो, ये तो मैं बेसिक क्लास में आपको पढ़ा ही चुका हूं। अब लोकसभा के इलेक्शन पढ़ते हैं। अभी लोकसभा के इलेक्शन से सबसे पहले हम शुरू करेंगे। लोकसभा को मैं एलएस लिखूंगा बेटा, फिलहाल मैं आपको यहां पूरा लिख रहा हूं, पर लोकसभा माने एलएस। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, इसका इलेक्शन 5 साल में होता है। उसका कारण क्या है? बिकॉज लोकसभा का टर्म कितना है? 5 इयर्स। अब अगर लोकसभा का टर्म 5 इयर्स है, क्या इसका मतलब यह है कि लोकसभा के मेंबर्स का भी टर्म 5 इयर्स है? नहीं, लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है, लोकसभा के मेंबर का टर्म 5 साल नहीं बोलते। द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 इयर्स। ठीक है। अच्छा, अब टर्म 5 इयर्स है, यानी कि आफ्टर एवरी 5 ईयर। इसका मतलब क्या है? एवरी 5 ईयर लोकसभा का टर्म पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। हर 5 साल में तो लोकसभा डिसॉल्व होनी ही होनी है, और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है 5 साल के बाद, तो यानी कि इसके इलेक्शन हमें कब कराने पड़ेंगे? 5 इयर्स, 5 साल में ही इलेक्शन कराने पड़ेंगे। कोई पूछे इलेक्शन कैसे होते हैं, तो ये भी मेंशन कर देता हूं, इसके इलेक्शन होते हैं बेटा डायरेक्ट इलेक्शन। और मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जिसमें पब्लिक वोट या पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था लोकसभा के इलेक्शन, या विधानसभा के चुनाव, या फिर लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लोकसभा में टर्म और लोकसभा के इलेक्शन के बारे में पता चल गया। अब लोकसभा में और क्या क्या चीजें हैं उसको समझते हैं। तो ध्यान देना कि जो लोकसभा है, जब भी नई लोकसभा आती है, नई लोकसभा आने का मतलब क्या है? इलेक्शन हुए, जैसे 2019 में इलेक्शन हुए थे, 2024 में इस साल इलेक्शन हुए, तो जब भी नई लोकसभा आती है तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है एक डेट फिक्स करेंगे। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एक डेट फिक्स करते हैं, जिससे कि हम लोकसभा के मॉनिटर यानी कि लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट कर सकें। तो एक डेट फिक्स करने के बाद प्रेसिडेंट जो है ये अपॉइंट करेंगे बेटा। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे? अपॉइंट करेंगे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, क्या लिखा मैंने? मोस्ट एक्सपीरियंस्ड या फिर एल्डेस्ट एमपी एज अ प्रोटेम स्पीकर, एज अ प्रोटेम स्पीकर। ठीक है। तो मैंने कहा कि जब नई लोकसभा आती है तो राष्ट्रपति एक डेट फिक्स करते हैं, और उस दिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उसी लोकसभा, जो नई लोकसभा आई है, जो इलेक्ट होकर के जो एमपीज आए हैं, उन्हीं एमपीज में जो सबसे एल्डेस्ट एमपी है, सबसे अनुभवी एमपी है, सबसे ओल्डेस्ट एमपी है, उसको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ प्रोटेम स्पीकर। और ये कंसेप्ट हमने लिया है फ्रांस से। इट इज अ फ्रेंच प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, अभी जो प्रोटेम स्पीकर आता है, तो आप ऐसे मान के चले कि ये जो प्रोटेम स्पीकर है इट इज टेम्पररी, ये अस्थाई स्पीकर होता है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? तो ध्यान दें, प्रोटेम स्पीकर, इसके 2 फंक्शन होंगे बेटा। प्रोटेम स्पीकर के क्या होंगे? अब इसको 2 फंक्शन दिए जाएंगे। इसका पहला फंक्शन तो ये होगा कि ये सबको शपथ दिलाए ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर जो है, जितने भी नए निर्वाचित जो एमपीज आए हैं, जितने भी एमपीज इलेक्ट होकर आए हैं, जितने भी एमपीज, हो सकता है कि कुछ पुराने एमपीज री इलेक्ट हुए हों, या कुछ पहली बार आए हों, नए इलेक्ट हुए हों, तो जितने भी एमपीज इलेक्ट होकर आए हैं उन सबको शपथ दिलाना, और प्रोटेम स्पीकर खुद भी एज एन एमपी ही शपथ लेगा। ठीक है। अच्छा, शपथ दिलाने के बाद जो प्रोटेम स्पीकर है उसका एक फंक्शन और होगा कि ये क्या करेगा? ये कंडक्ट कराएंगे इलेक्शन। कंडक्ट क्या कराएंगे? इलेक्शन। किसका इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे? इलेक्शन फॉर स्पीकर। अब ये एक स्पीकर का चुनाव करवाएंगे। ठीक है। जो स्पीकर का चुनाव है वो कौन करवाएगा? प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति जी ने सिर्फ एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप ये सब काम करें। तो प्रोटेम स्पीकर टेम्पररी है,
इनको शपथ दिलवाना और एक स्पीकर का चुनाव कराना, ये दो काम होते हैं प्रोटेम स्पीकर के। अब कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर जो स्पीकर का इलेक्शन होता है क्या उसमें प्रोटेम स्पीकर खड़े हो सकते हैं? देखो प्रोटेम स्पीकर पहली चीज हम किस आधार पर ले रहे हैं, वो एल्डेस्ट एक्सपीरियंस के आधार पर। तो पहली चीज तो यही फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, एज अ प्रोटेम स्पीकर आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन। हाँ, अगर रूलिंग पार्टी का है प्रोटेम स्पीकर और अगर रूलिंग पार्टी चाहती है उन्हीं को स्पीकर बनाना, तो इट इज यस इट इज पॉसिबल कि आप उन्हीं का नामांकन एज अ स्पीकर करें। ठीक है, एनीवेज अभी स्पीकर का चुनाव हो गया, तो अब क्या होगा, आप यहां एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है, नाउ द स्पीकर कम्स, स्पीकर आ गया, तो जो टेम्पररी स्पीकर बनाए गए थे, प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, वो वापस एज एन एमपी लोकसभा में बैठ जाएंगे और फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स आप प्रोटेम स्पीकर का शब्द नहीं सुनेंगे। फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स कम व्हाट मे, जो भी हो, आप अगले 5 साल प्रोटेम स्पीकर नाम का शब्द नहीं सुनेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भाई, मानो स्पीकर आ गए, साल 2 साल 3 साल 2.5 साल 3.5 साल 4 साल में अगर मानो लोकसभा भंग हो जाती है या स्पीकर रिजाइन देके चले जाते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि सर उनकी जगह फिर प्रोटेम स्पीकर आएंगे। मैंने कहा नहीं, प्रोटेम स्पीकर शब्द आप दोबारा नहीं सुनेंगे, क्योंकि स्पीकर के बारे में लिखा हुआ है, स्पीकर अपने ऑफिस को तब तक नहीं छोड़ता तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि अगले स्पीकर ना आ जाए। भले ही स्पीकर बीच में लोकसभा भंग हो गई मानो, तब भी स्पीकर इज नॉट गोइंग टू वैकेंट इट्स सीट, यानी कि वो अपने पद को छोड़ते नहीं है जब तक कि अगले स्पीकर इलेक्ट नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब स्पीकर जब इलेक्ट हो जाता है तो स्पीकर के 2 फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब स्पीकर के फंक्शन में क्या क्या लिखेंगे, पहला फंक्शन तो ये होगा कि ये एक इलेक्शन करवाएंगे। किसका इलेक्शन कराएंगे? फॉर डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है बेटा, और उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या होगा, ये बनाएंगे 10 चेयरपर्सन का एक पैनल, 10 चेयरपर्सन का एक पैनल बनेगा, ये अमंग द मेंबर ऑफ लोकसभा, जिनको समय समय पर स्पीकर जो है काम देते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन केस कभी देयर इज अ केस ऑफ वैकेंसी, केस किसकी है? वैकेंसी। केस क्या है? एब्सेंस, एब्सेंट। क्या मतलब हुआ, इन केस कभी ऐसा हो जाए कि भाई स्पीकर अपने स्थान पर नहीं है, ध्यान देना मैंने क्या बोला, कंडीशन ये है कि अगर कभी ऐसा हो स्पीकर अपनी जगह नहीं है, स्पीकर एब्सेंट है हाउस में, स्पीकर इज नॉट देयर, तो स्पीकर की जगह फिर डिप्टी स्पीकर आएंगे लोकसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए। और इन केस अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो फिर पैनल में से ही वो मेंबर आएगा जो सीनियर होगा, और पैनल में 10 मेंबर हैं। ये एक व्यवस्था है टू मैनेज कि हम लोकसभा जो है उसकी कार्रवाई रुके ना और लोकसभा की कार्रवाई चलती रहे। तो अगर स्पीकर नहीं है तो उसकी जगह डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो पैनल में जो सीनियर मेंबर होगा वो लोकसभा की कार्रवाई को आगे जारी रखेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, स्पीकर जो होता है ये तो रूलिंग पार्टी का बनता है, ऑब्वियस ही बात है, इलेक्शन जब होगा तो लोकसभा में मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है तो स्पीकर भी रूलिंग पार्टी का बनेगा। लेकिन डिप्टी स्पीकर के लिए हमने बाय कन्वेंशन ये बता दिया है कि ये अपोजिशन का होगा। डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा? अपोजिशन का। ये बाय कन्वेंशन हमने व्यवस्था रखी है टू काउंटर, बैलेंस बनाए रखने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां वैकेंसी के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है, आप मुझे बताएं कि जो ये जो स्पीकर, ब्लू रंग ले लेता हूं, देखो ये जो स्पीकर है, स्पीकर के द्वारा ये पैनल बनाया गया था। मानो स्पीकर का पद वैकेंट हो गया, स्पीकर इस्तीफा देके चले गए या स्पीकर को हटा दिया गया, तो अगर स्पीकर नहीं रहे तो स्पीकर के द्वारा बनाया गया वो पैनल, उसकी भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो दैट्स वाई अगर किसी वजह से स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर आ तो सकते हैं, ध्यान देना स्पीकर का पद खाली है तब भी डिप्टी स्पीकर को बुला सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक से अगर डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो पैनल में से कोई नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए मैंने दो अलग अलग चीजें लिखी है, एक वैकेंसी का केस है, एक एब्सेंसी का केस है। अगर एब्सेंट है तो ये प्रोसीजर चलेगा, और अगर वैकेंसी का केस है तो ये प्रोसीजर चलेगा। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर मानो ये वैकेंट हो गया स्पीकर का पद, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो आपने कहा सर पैनल में से कोई नहीं आएगा, तो फिर कौन आएगा? तो यहां आप नोट कर सकते हैं, इन सच केस प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट, जिसे भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करे। ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूं अलग से, ये कंडीशन है कि अगर वैकेंसी का केस है तो पैनल में से कोई ना आकर के फिर राष्ट्रपति को बोला जाता है कि वो जिसको भी अपॉइंट करे अमंग्स द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये तो मैंने आपको लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया। आई थिंक सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में क्या है? तो पहली चीज जो बेटा राज्यसभा है, राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस। राज्यसभा का एक नाम है अपर हाउस, या फिर इसका एक नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या नाम है बेटा? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। अच्छा, ये जो राज्यसभा है इसमें आपको ये ध्यान रखना है, राज्यसभा के मेंबर का टर्म होता है 6 इयर्स। यहां राज्यसभा का टर्म नहीं होता, बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। राज्यसभा क्या है? परमानेंट बॉडी है बेटा। ठीक है, जबकि लोकसभा परमानेंट नहीं है। लोकसभा तो 5 साल में डिसॉल्व होती है, लेकिन लोकसभा की सारी सीटें एक साथ डिसॉल्व होंगी, कन्फर्म है। और सरकार लोकसभा से बनती है, राज्यसभा से नहीं बनती। राज्यसभा की सारी सीटें एक साथ खाली नहीं होती, जबकि लोकसभा की सीट एक साथ हर 5 साल में खाली होगी ही होगी। राज्यसभा की जो है, राज्यसभा के बारे में क्या कहा जाता है? राज्यसभा के मेंबर का टर्म 6 इयर्स है। ठीक है, लेकिन अलग से मैं यहां पे मेंशन करता हूं, बट ध्यान देना, राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं बेटा। रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 ईयर। आफ्टर एवरी 2 ईयर, यानी कि हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। और रिटायर होने का मतलब क्या है? रिटायर हो रहे हैं तो वैकेंसी क्रिएट हो रही है, और अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो इसका मतलब क्या है? आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा उन सीट्स के लिए। और इलेक्शन कराने का मतलब हर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल बाद, एवरी 2 ईयर। तो यहां पर राज्यसभा के मेंबर का टर्म तो 6 इयर्स है, लेकिन राज्यसभा में क्योंकि 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, वैकेंसी हो जाती है, तो इलेक्शन भी हर 2 साल में होते हैं। और राज्यसभा के इलेक्शन किसी ना किसी राज्य की जो सीट खाली होती है उसके लिए हर 2 साल में इलेक्शन चलते रहते हैं। क्या ये क्लियर हुआ? ये बिल्कुल भी डाउट में मत रखना कि जो भी रिटायर हो रहा है वो 2 साल में हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो रिटायर हो रहा है वो अपना टर्म पूरा करके ही हो रहा है, 6 साल का पूरा टर्म करके ही रिटायर हो रहा है। बट 1/3 मेंबर इसके 2 साल, इसका कंपोजिशन ही ऐसा बन गया है, ठीक है, कि इसके 1/3 मेंबर जो हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। आपने एक्चुअली में स्टार्टिंग का पढ़ा नहीं है कि जब राज्यसभा बनी थी तो उस समय एक लॉटरी सिस्टम हुआ करता था जिससे हमने 1/3 मेंबर रिटायर किया। वो सब कहानियां है ना, वो सब कहानी मैंने आपको बताई नहीं है। बस आप फिलहाल इतना ध्यान रखें कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बताया नहीं। बस आप ये इसको रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये फैक्ट है कि राज्यसभा के मेंबर का टर्म 6 इयर्स है, लेकिन राज्यसभा में किसी ना किसी सीट का इलेक्शन हर 2 साल में होता रहता है। कितनी सीट का? ऑलमोस्ट 1/3 सीट्स का डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब राज्यसभा और लोकसभा को जरा कंपेयर भी कर लो। हमने देखो लोकसभा के बारे में क्या लिखा था? टर्म 5 इयर्स और इलेक्शन भी 5 इयर्स में। ठीक है, एवरी 5 ईयर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो इसका मतलब इलेक्शन लिख देता हूं यहां पे। इलेक्शन 5 इयर्स में। लेकिन वहीं पर जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में डिफरेंस क्या आता है? टर्म 6 इयर्स का है, ठीक है, इसके इलेक्शन 2 साल बाद। ये राज्यसभा में डिफरेंस आ गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, अब यहां हम वापस राज्यसभा पे आ जाते हैं।
तो राज्यसभा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन आखिरकार कैसे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा। ओके, देखो राज्यसभा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत थोड़ा बेहतर हो जाएगा इसके लिए। देखो मानो उत्तराखंड की बात करें या यूपी की बात करें, तो उत्तराखंड से राज्यसभा में 3 लोग जाते हैं और यूपी से 31 लोग जाते हैं। यानी कि राज्यसभा की जो इलेक्टेड सीटें हैं 238, उनमें से हमने जो 229 स्टेट्स को दे रखी हैं, तो जब उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है तो 3 सीट्स उत्तराखंड को मिली है, 31 सीट यूपी को मिली है। और ध्यान रखें राज्यसभा की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के आधार पर है। किस आधार पर बेटा? पॉपुलेशन के आधार पर है। इट्स नॉट लाइक अमेरिका की जहां पे अपर हाउस की हर राज्य से 2 ही सीट आती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन भारत में राज्यसभा में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब उत्तराखंड की जब इन 3 सीटों के लिए इलेक्शन होगा तो आपको यह ध्यान रखना है प्रोसेस में क्या होगा। उत्तराखंड की विधानसभा में जितनी सीटें हैं, यूपी की विधानसभा में जितनी सीटें हैं, ये मायने रखती है। क्या मायने रखती है समझना। मानो उत्तराखंड की 3 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है राज्यसभा की, तो इन 3 सीटों के लिए उत्तराखंड की विधानसभा के ये 70 एमएलए, ये कौन है बेटा? 70 एमएलए, क्योंकि सीट्स कितनी है? लेजिस्लेटिव असेंबली, एलए माने लेजिस्लेटिव असेंबली, आरएस माने राज्यसभा। उत्तराखंड की राज्यसभा में 3 सीटें हैं, उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीटें हैं। तो ये जो 70 एलए में सीटें हैं तो वो एमएलए हुए ना। तो उत्तराखंड की इन 3 सीटों के लिए उत्तराखंड के ही 70 एमएलए ये वोटर्स हैं। कौन है बेटा? वोटर्स हैं। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ही जब हम बात करते हैं यूपी की इन 31 सीटों के लिए जब इलेक्शन होगा, माया इनमें से कोई सीट खाली हो रही है 15, 10, 8, 13, 15, 22, तो यूपी के राज्यसभा के लिए जब इलेक्शन होगा यूपी के राज्यसभा की सीटों का, तो उसमें ये 403 एमएलए ये वोटर्स होंगे। वोटर्स का मतलब ये लोग वोट डालेंगे। तो इसका मतलब जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो ये इनडायरेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनडायरेक्ट। कैसे इनडायरेक्ट हो जाते हैं? क्योंकि राज्यसभा के चुनावों में एमएलए वोट डालते हैं उस रिस्पेक्टिव स्टेट के एमएलए जिस राज्य की सीट खाली हुई है। जिस राज्यसभा की सीट जिस राज्य की खाली हुई है उसी राज्य के एमएलएस वोट डालते हैं। तो एमएलएस वोट डाल रहे हैं, पब्लिक वोट नहीं डाल रही है। इसका मतलब राज्यसभा का जो इलेक्शन है बेटा ये कैसा है? ये इनडायरेक्ट हुआ। कैसा हुआ? इनडायरेक्ट। तो इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको कि राज्यसभा के चुनाव जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती। मेथड वही है जो राष्ट्रपति वाला है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है और इसमें सीक्रेट बैलेट वाली कंडीशन नहीं होती। अच्छा नेक्स्ट, ये तो राज्यसभा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब राज्यसभा के ऑफिसर्स के बारे में पढ़ लेते हैं जैसे हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। राज्यसभा का नाम दो नाम है। राज्यसभा के मेंबर का टर्म होता है, राज्यसभा का टर्म नहीं होता क्योंकि राज्यसभा परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा के मेंबर रिटायर हो जाते हैं 2 साल बाद, तो वैकेंसी होती है, तो इलेक्शन भी 2 साल बाद होते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, ये मैंने प्रोसेस यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दें, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है। कौन होता है बेटा? चेयरमैन। और राज्यसभा का जो चेयरमैन का पोस्ट है वो हमने ऑलरेडी रिजर्व किया है बेटा। क्या किया हुआ है? रिजर्व्ड। किसके लिए रिजर्व कर दिया है? फॉर वाइस प्रेसिडेंट। हमने ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा है। तो अगर राज्यसभा में चेयरमैन का पद पहले से ही भरा हुआ है, इसका मतलब यहां पे हमें किसी प्रोटेम चेयरमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसी जरूरत लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की तरह पड़ी थी हमें। तो यहां पर चेयरमैन का पद हमें इलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लोकसभा में तो स्पीकर इलेक्ट करना पड़ा था, राज्यसभा में जरूरत ही नहीं है, तो यहां पर प्रोटेम चेयरमैन जैसी कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा बाकी, अब आपको कॉपी पेस्ट करना है जैसा हमने लोकसभा में पढ़ा था। और वो कॉपी पेस्ट क्या है? देखो सिंपल, चेयरमैन एक डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करेगा, इलेक्शन होगा, ठीक है। चेयरमैन एक पैनल बनाएगा, जैसा कि हमने वहां पढ़ा था, स्पीकर
डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराता है और एक पैनल बनाता है 10 लोगों का। यहाँ पर भी वही 10 लोगों का 10 चेयरपर्सन का पैनल बनता है। अब वो सारा कॉपी पेस्ट यहाँ देख लो, मैं अलग से यहाँ मेंशन करता हूं, जैसे केस वैकेंसी का और केस एब्सेंट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहे कि भाई देखो चेयरमैन एब्सेंट है, चेयरमैन एब्सेंट है, तो उनकी जगह कौन लेंगे? डिप्टी चेयरमैन। और अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो पैनल में जो भी सीनियर होगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, इजी है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आई थिंक सो आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड, ग्रेट। तो मैंने आपको बताया यहां पे, जस्ट अ मिनट, कि इन केस राज्यसभा में चेयरमैन एब्सेंट है तो उनकी जगह डिप्टी चेयरमैन, वो नहीं है तो पैनल का सीनियर मेंबर। अब वैकेंसी के केस में भी सेम आएगा, चेयरमैन का अगर पद खाली हो गया है तो हम पहला मौका देंगे डिप्टी चेयरमैन को, वो नहीं है तो पैनल में से नहीं आएगा, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट अगेन अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये सेम कॉपी पेस्ट जैसा हमने लोकसभा में पढ़ा था। तो आई थिंक सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। मैंने आपको मैंने मेंशन किया कि जो लोकसभा, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन मैंने आपको बता दिए, और लोकसभा राज्यसभा के जो ऑफिसर्स हैं ये भी आपको मैं अलग से बता देता हूँ। जब हमने बात करी स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन की और डेप्यूटी चेयरमैन की, तो ये जो चार हैं बेटा, दीज ऑल फोर, इन्हें कहा जाता है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। दीज आर कॉल्ड एज ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये भी एक लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इनका स्टेटस भी अलग होता है। ठीक है, जैसे स्टेटस के लिए एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो स्पीकर है, स्पीकर का पोस्ट पीएम से नीचे, प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम से नीचे, कैबिनेट मंत्री से ऊपर होता है। अगर कोई पूछे प्रोटोकॉल के मुताबिक स्पीकर का पोस्ट बताओ, तो स्पीकर का जो पोस्ट होता है वो कैबिनेट मंत्री से ऊपर होता है, प्रधानमंत्री से नीचे। तो दीज आर दी ऑफिसर्स, ये चार ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के। तो आई सपोज यहां तक आपको पिक्चर क्लियर हुई? कोई डाउट बेटा यहां तक समझ में आया? तो ये मैंने आपको आज की क्लास में कंप्लीट करवाया, व्हाट आई हैव टॉट यू अबाउट पार्लियामेंट। और मैंने पार्लियामेंट की शुरुआत करी है, तो मैंने लोकसभा और राज्यसभा आज आपको मैंने बता दिया है। तो अब अगली क्लास में मैं आपको इसी पार्लियामेंट में आगे बताने वाला हूं अबाउट दी मेंबर्स ऑफ दी पार्लियामेंट के बारे में, इनके डिस्क्वालिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन। और फिर हम बात करेंगे जो पार्लियामेंट में बिल्स आते हैं, पार्लियामेंट में जो काम होता है, पार्लियामेंट में जो मोशंस आते हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स की बात करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस, आपके लिए लग रहा है कि हाँ मैं बहुत इजी आपके लिए कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने कॉपी पेन आप लेके बैठते होंगे, उम्मीद करता हूँ आप उसको नोट भी करते होंगे। आप इन्हीं पर्टिकुलर नोट्स को आपने अपने बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करिए, और हमारी इस वीडियो को भी लाइक करते रहें। ग्राउंड जीरो की टीम आपके इस पर्टिकुलर स्टेप से, इस पर्टिकुलर एक्ट से क्या है, हमें एक इंकरेजमेंट मिलेगी। सो मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी ये वीडियो पहुंचाएं, और हम ऐसे ही और फ्री बैचेस और आपके ऐसे ही बूस्टअप करने वाले जो PYQs हैं वो भी आपके संग लेकर आएंगे, और आपको अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद एवरीवन।